नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोरोना वायरस को लेकर हमारे इस कॉल इन शो में आपका स्वागत है। अगर कोरोना के खिलाफ कोई जंग में हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो है जानकारी, पूरी सच्ची सटीक जानकारी। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक खास मेहमान, डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। और डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ इस वक्त हैं। आइए सीधा रुख उन्हीं का करते हैं। मोहम्मद आलम रामपुर से सवाल पूछना चाहते हैं। आलम साहब, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि मतलब जैसा कोरोना जिसको एक बार हो जाता है और वो ठीक भी हो गया तो उससे मतलब दोबारा उसको वापस भी हो सकता है क्या? देखिए, आप समझिए, मान लो किसी को कोई बीमारी होती है। बीमारी होने के बाद उसके शरीर में उस बीमारी से लड़ने के कुछ पैदा हो जाते हैं। इसलिए हम लोग मानते थे कि भाई किसी को बीमारी हो जाए तो दोबारा होने के चांसेस नहीं होते हैं, कम होते हैं। अब पर कोरोना इन्फेक्शन जैसा है कि जो नया आया है, पहले इसके बारे में बहुत अभी हमें ज्ञान नहीं है, पर इससे जो बनने वाले तत्व होते हैं जिसे हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अगर आपके शरीर में कोरोना हो गया और उसके बाद एंटीबॉडीज बन गए तो एंटीबॉडीज सफिशिएंट नहीं है आपको दोबारा रोकने के लिए। तो ये आप मान के चलिए, जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनको भी हो सकता है कोरोना, तो उनको भी वही प्रिकॉशंस लेने जो बाकी लोगों को लेने हैं। और कई कंट्रीज में, साउथ कोरिया वगैरह में इस तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनमें भी हो रहे हैं। तो नेचुरल कोरोना इन्फेक्शन के बाद भी दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है, मान के चलिए। जी, ये एक अहम जानकारी है, इसलिए ज़रूरी है कि आपको अगर कोरोना के बाद आप रिकवर भी कर जाते हैं तो भी आपको पूरी एहतियात बरतनी पड़ेगी। चलिए रुक करते हैं हमारे दूसरे कॉलर का। हमारे साथ सिरसा से पुष्पिंदर जुड़ गए। पुष्पिंदर साहब, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल तो मेरा ये है कि अगर 3 मई से लॉकडाउन बढ़ा के मान लीजिए सरकार 30 मई तक भी कर देती है, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोग कोरोना मुक्त देश में होंगे, या उसके बाद भी हमें कोरोना के साथ ही अपनी नई जिंदगी आगे बढ़ानी पड़ेगी? एक सवाल। और दूसरा ये है कि कोई जैसे हम लोग ये मास्क यूज करते हैं, तो कोई जानकारी किसी के पास नहीं है कि ये मास्क हम लोग एक दिन में बदल सकते हैं, कि लोग बार बार उतार के बार बार लगा लेते हैं, या कितना लाइफ है इस मास्क की, घर से बना हुआ है या बाजार में जो बाजार में मिल रहा है उनसे? देखिए, पहला सवाल आपका था कि 3 मई से अगर 30 मई तक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। देखिए, जो अभी जो वायरस फैला हुआ है, या इसके अलावा दूसरे भी वायरस हमारे समाज में फैले होते हैं, ऐसा नहीं कि जाने वाला है। मे बी 6 महीने, साल, 2 साल तक ये रह सकता है, पर ये जितनी बड़ी फॉर्म में है, जितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, उससे कम हो जाएगा। इसकी वजह ये होती है, इसको हम लोग बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। अगर किसी लोगों के बीच में वायरस फैलता है तो मान लीजिए 100 में से 5 को बीमारी होती है, 10 को बीमारी होती है, तो बाकी 90 लोगों में वायरस जाता है, उनको बीमारी तो नहीं होती, पर उनके शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है, मतलब उनमें प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। तो ऐसे करके जब ये कुछ महीनों बाद हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या तब तक कुछ वैक्सीन आ जाएंगे, तो उसके बाद इसकी जो क्षमता है इतने लोगों को अफेक्ट करने की या इतने लोगों को मारने की कम हो जाएगी। पर जिस तरह से आपने देखा कि हर साल डेंगू भी आता है, हर साल स्वाइन फ्लू भी आता है, कुछ ना कुछ फॉर्म में रहा आएगा, पूरा तरह जाएगा ये कहना भी बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि सारे प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। मास्क के बारे में आपने कहा, देखिए कई तरह के मास्क इस्तेमाल होते हैं, आपको समझना पड़ेगा पहले मास्क होते हैं। एक तो सबसे एक कॉमन वर्ड N95 मास्क यूज करते हैं। N95 मास्क सिर्फ उन लोगों को यूज करना है, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जो कि बीमार लोगों की सेवा में लगे। ये सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड मास्क होता है, इजीली अवेलेबल भी नहीं होता, और इसको नॉर्मल पॉपुलेशन को जरूरत नहीं है। उसके बाद होता है, हम बोलते हैं सर्जिकल मास्क, जो आपने कॉमनली ब्लू कलर का लोगों लगा के देखा है, घूमते रहते हैं, तो वो आप नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इजीली मिल जाता है। अगर आपको वो भी नहीं मिलता तो आप घर में होममेड कोई भी चीज, कोई टी शर्ट से बना के, रुमाल से बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। और मास्क के बहुत बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर दोनों लोगों ने मास्क पहना हुआ है, एक तो इसको इन्फेक्शन है उसने पहना है, और बाई चांस जो सामने बाय स्टैंडर है उसने पहना, तो दोनों एक व्यक्ति से दूसरे में जाने की संभावना ऑलमोस्ट 90% से भी कम हो जाती है। तो मास्क बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का एक अहम हिस्सा है वो भी। किसी भी फॉर्म में मास्क पहनिए, मास्क जरूर पहनिए। जी, डॉक्टर साहब, वो एक सवाल जो वो पूछ रहे थे कि इस मास्क को बदलने का कितनी बार, जो घर पे बना मास्क है उसे धो के पहना जा सकता है बार बार? एब्सोल्युटली। जो अपना कपड़े का मास्क, देखिए इसमें एक तो जब मास्क को पहनते हैं तो बार बार मास्क को टच ना करें अपने हाथों से, क्योंकि मास्क एक बैरियर है, फिजिकल बैरियर है वायरस और आपके बीच में, तो हो सकता है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। तो जब भी निकालें उसको या उसको टच करें तो अपने हैंड वॉश आप करना बहुत जरूरी है। और जो नॉर्मल कपड़े का मास्क होता है, आप नॉर्मल तरह से वॉश करके धूप में सुखा लें, इसको तो रीयूज कर सकते हैं। पर इसके अलावा जो दूसरे मास्क होते हैं, जो सर्जिकल मास्क होते हैं, उनको अब आप नॉर्मली डिस्पोज करते हैं, उनको बार बार इस्तेमाल ना करें।
और कोशिश करें मास्क को टच करते हैं तो हैंड को जरूर वॉश करें। जी, चलिए हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं असम से। दीनानाथ हमारे साथ हैं। पूछिए दीनानाथ साहब, आपका सवाल क्या है? अच्छा, मेरे सवाल ये कोरोना वायरस जो है ये तो सिम्टम नहीं देखने से भी हो सकता है ना? जी, हेलो। एसिम्प्टोमेटिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, पूछिए। हाँ जी। सिम्टम नहीं होने से ये कोरोना वायरस हो सकता है कि नहीं? जी, हाँ। जवाब दीजिए डॉक्टर। ये सवाल है। अच्छा, ओके। क्योंकि ऐसा होता है कि ये बीमारियां ज्यादातर वायरल बीमारी ऐसी होती हैं, अगर 100 लोगों के शरीर में जाते हैं तो उसके लक्षण 100 में 100 लोगों को नहीं आते। तो जो देखा जा रहा है ये कोरोना वायरस के बारे में, ऑलमोस्ट 100 में से 80 लोगों में कोई लक्षण नहीं, सिर्फ 20 लोगों में लक्षण नहीं होते हैं। अब जो 80 लोगों में लक्षण नहीं, तो इसको भी हम दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एसिम्प्टोमेटिक, कि सिम्टम है ही नहीं और आएगा भी नहीं। आज आपके शरीर में बीमारी आई, कोई लक्षण नहीं होगा, बीमारी अपना कोर्स करेगी और बीमारी खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है प्री सिम्टोमेटिक। प्री सिम्टोमेटिक कि आज आपने टेस्ट किया, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया और उसको लक्षण नहीं है, पर हो सकता है 4 दिन 5 दिन में लक्षण आ जाए उसको। तो ये दो कैटेगरी वहाँ ऐसी होती है जहाँ की एट द मोमेंट टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है, पर हो सकता है कोई लक्षण ना हो, तो उनमें भी उतनी ही बीमारी है और वो भी आप समझ लीजिए उतना ही फैला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय होता है हम लोगों को मेडिकल साइंस के अंदर। इसीलिए हम लोग बड़ा आपने देखा, बड़ा विगरसली कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करते हैं कि कोई व्यक्ति को अगर पॉजिटिव निकलता है तो हम कोशिश करते हैं कि आसपास के सारे लोगों को टेस्ट किया जाए। जी, तो चलिए हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ओमेंदर सिंह हैं, सीनियर डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिटिकल केयर एंड मेडिसिन मैक्स हेल्थ केयर ग्रुप के। शुक्रिया आपका डॉक्टर सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और त्रिपुरारी कुमार हमारे साथ झारखंड से इस वक्त जुड़ गए हैं। त्रिपुरारी जी, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर सिंह से। हेलो। हाँ जी, पूछिए सवाल। जी सर, पहले तो सभी डॉक्टरों को धन्यवाद, उन्होंने हमारे देश को बहुत अच्छी सर्विस दी है। मेरा सवाल ये है सर कि जैसे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जितने भी होते हैं, जी पूछते रहिए। जितने एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है वो लगभग कितने साल के एज गैप में जो है वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट पाए जा सकते हैं? अच्छा अनिल जी नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र मैक्स से बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्कार। ऐसा है कि एसिम्प्टोमेटिक का कोई एज पैटर्न नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि किस एज में होता है। ये कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के ऊपर है, तभी सरकार जो है सर्वेलेंस कर रही है और ऐसा कोई परसेंटेज एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है। ये है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उनको जो है एसिम्प्टोमेटिक होने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर उनका कोई कॉन्टैक्ट है हेल्थ केयर वर्कर से या किसी और पॉजिटिव पेशेंट से कॉन्टैक्ट है तो उनके चांसेस ज्यादा है। ठीक, चलिए। एज ग्रुप डिफाइंड नहीं है, कोई एज ग्रुप नहीं है डिफाइंड। बिल्कुल, इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जा सकता है और एसिम्प्टोमेटिक पाया जा सकता है। चलिए हम कोशिश करेंगे कुछ और कॉलर्स को अपने साथ जोड़ने की। इस वक्त हमारे साथ कोई कॉलर है नहीं, लेकिन मैं सवाल आपसे ये डॉक्टर सिंह पूछना चाहूँगी। चलिए, कॉलर जुड़ गए हैं तो बेहतर यही है कि हम अपने दर्शकों के ही सवाल लें। मंजीत सिंह हमारे साथ है समस्तीपुर से। पूछिए मंजीत सिंह जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, नमस्कार। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि मेरी उम्र 65 साल की है, हमको 3 बार स्टैंड लग चुके हैं सर, और मैं गुरुद्वारा की सेवा करना चाहता हूँ। क्या किस तरह करूँ सर? गुरुद्वारा में लंगर की सेवा या लोगों को सर खाना बांटाना, ये कैसे कर सकता हूँ? जी, डॉक्टर सिंह आप जवाब देंगे? हाँ जी मंजीत जी, ऐसा है कि देखो आपकी जो एज ग्रुप है वो हाई रिस्क कैटेगरी में फिट होती है। मतलब जिनको 65 इयर्स एज से ज्यादा है उनके रिस्क ज्यादा है कि उनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज हो। इसलिए ये है कि आप जो है सारे जो प्रिकॉशंस है वो लीजिए, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और हैंड हाइजीन रखिए, आप अपने हाथ साफ करिए और जो है श्रद्धालु हैं उनसे जो है एक दूरी मेंटेन करके रखिए। यही एक तरीका है क्योंकि आप हाई रिस्क कैटेगरी में फिट होते हैं। सिंह साहब, आपसे वैसे हम ये गुजारिश करना चाहेंगे, सरकार की जो गाइडलाइंस आई हैं उसके मुताबिक 65 साल की उम्र के ऊपर के लोग अपने घरों से बाहर न निकलें। Yes. ऐसी हिदायत है, ऐसी नसीहत है। इसलिए आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी कुछ देर रुक जाएं। गुरुद्वारे में सेवा बाद में भी की जा सकती है। हम कोशिश करेंगे कुछ और कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ते हैं, हम सवाल उनके लेने की कोशिश करते हैं। बट डॉक्टर सिंह, क्रिटिकल केयर में जो आपके पास आ रहे हैं, जिस तरह के मरीज पहुंच रहे हैं,
क्या उसमें कोई पैटर्न होता है? उम्र क्या उसमें कोई डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है, या इम्यूनिटी डिफाइनिंग फैक्टर होती? क्या देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, इनिशियल सर्वे में अंजलि जी ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिनको कोई पुरानी बीमारी है, डायबिटीज है या कोई पुरानी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, वो लोग ज्यादा रिस्क पे हैं, पर ऐसा पैटर्न नहीं पाया गया है। जो यंग पेशेंट हैं वो भी काफी क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं। तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि इसको ये लोग सिक होंगे, लेकिन ये देखा गया है कि 100 में से 20% ऐसे होते हैं जिनकी प्रोग्रेसिव डिसीज है। मतलब वो जैसे एक पेशेंट फीवर और कफ के साथ आते हैं तो 100 में से 80 हैं जिनको आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन 20 लोग ऐसे भी हैं जिनको ग्रेजुअली ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं, जिनके ऑर्गन फेलियर होते हैं, वो आईसीयू में जरूरत पड़ जाती है। और उसमें 5% ऐसे पेशेंट भी हैं जो वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। जी, तो जरूरी है सब समझे कि कोई अगर यंग है तो उनको भी ये हो सकता है, और चिंता की बात उनके लिए भी है। ये ना सोचे कि वो बचे हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सलाउद्दीन जुड़ गए हैं हैदराबाद से। पूछिए सलाउद्दीन साहब, गुप्ता साहब, डॉक्टर गुप्ता, आप इनका अगर जवाब दे सके। जी मैडम, मेरा सवाल ये है। हेलो, हाँ जी, पूछिए सलाउद्दीन। हाँ जी, पूछिए। जी मैडम, मेरा सवाल ये है, क्या नाम जी, किसी को खांसी है, बुखार है, क्या ये भी सब कोरोना वायरस के लक्षण है? क्योंकि ज्यादातर टीवी मैंने देखा है डॉक्टरों को कुछ कहता है कि कोई बुखार अगर किसी को है तो वो कोरोना के लक्षण भी नहीं होते हैं, और खांसी है तो वो भी नहीं होते हैं। लेकिन अभी हो रहा है देखिए कुछ जी जी देखिए ऐसा है कि सलाउद्दीन साहब, इसमें जो कॉमन लक्षण है किसी बीमारी के, इस बीमारी के, इसमें सबसे पहले फीवर होता है, ड्राई कफ होता है, बॉडी पेन होता है। मैं 3 चीजें बता रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे, 3 जो मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि सिम्टम तो किसी और बीमारी में भी हो सकते हैं, किसी भी फ्लू में हो सकते हैं। तो नॉर्मली तो किसी भी फ्लू में सकते हैं, पर इस समय जब ये फैला हुआ है तो हम हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन रखते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण हैं तो डेफिनेटली उसको सस्पिशन रखना चाहिए। और अगर खासकर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है आपका किसी फॉरेन ट्रेवल की हिस्ट्री है, या किसी फॉरेन ट्रेवल वाले से आपका कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि पता नहीं चलता क्या है क्या नहीं। और जैसा कि इसके पहले हमने बताया, 80% लोगों को तो सिम्टम होते ही नहीं है। हो सकता है किसी को खाली फीवर हो, किसी को कफ हो, किसी को कुछ भी नहीं हो। पर जब ऐसी महामारी फैलती है, पैंडेमिक फैलता है, तो हम हर केस को सस्पिशन से देखते हैं। हम हर केस को मान के, किसी में भी लक्षण होंगे तो हम मान के चलेंगे आपको कोविड-19 ही है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। ये मान के चलना पड़ता है। इसलिए ऐसे अगर लक्षण दिखते हैं तो ज़रूर फ़ोन पर डॉक्टर से बात करें। टेस्ट अगर करवा सकते हैं तो कराएं, क्योंकि बेटर सेफ देन सॉरी। रिस्क लेना सही नहीं है ऐसे मौके में। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे तो कुछ और सवालों के देंगे जवाब। एनडीटीवी के कॉल इन शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ 2 डॉक्टर इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर अरुण गुप्ता और डॉक्टर ओमेंद्र सिंह। हमारे अगले कॉलर एमपी के देवास से मोहम्मद खलील हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद खलील साहब, पूछिए अपना सवाल। जी, मैं मोहम्मद खलील सतवास देवास मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब आदाब। नमस्कार जी, आदाब। सर, अपना टीवी ऑफ कीजिए और फिर सवाल पूछिए। अगर आप अपने आप को सुनने की कोशिश करेंगे तो सवाल नहीं पूछ पाएंगे। पूछिए। जी मैम, मैं डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अब हम सुनने में आ रहा है, बहुत डरावनी खबरें इस तरह से सुनने में आ रही हैं कि कोविड-19 की जो पेशेंट हैं 80% से ज़्यादा बगैर कोई सिम्टम्स के, बगैर कोई लक्षणों के आ रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है। अब हम कैसे जाने कि किसको कोविड-19 है या किसको नहीं है? तो इसके लिए हम कैसे सावधानी रख सकते हैं? जी देखिए, अभी कुछ देर पहले इसके बारे में बताया था आपको, मैं इसी क्वेश्चन का आंसर दिया था। इस समय सही बात है, किसी प्रतिशत लोगों को सिम्टम नहीं है, इसीलिए सरकार ने या डॉक्टर की कम्युनिटी क्या कहती है, आप हर किसी से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलिए। कोई भी व्यक्ति कोरोना का वायरस लेके घूम रहा हो सकता है, तो आपको मान के चलना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा है, आप थियोरेटिकली मान के चलिए उसके अंदर कोरोना का पेशेंट है, वो कोरोना का कैरियर है। मतलब एवरीबडी इज ए पेशेंट ऑफ कोरोना अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज, तभी हम इसको बचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 100 में से 80 लोगों को लक्षण नहीं होते, उनको सिम्टम नहीं होते, पर वो कोरोना को फैला रहे हैं। तो आपको बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, कि कोई भी व्यक्ति को 6 फीट की डिस्टेंस से बात करनी है, मास्क को पहनना है, तभी इससे बचाव।
जी, यही वजह है कि सरकार ने लॉकडाउन किया है और सरकारें आपको सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए कह रहे हैं। राहुल अपना सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल ठाकुर हैं दिल्ली से। राहुल, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ यही है, जैसा अभी प्रीवियस कॉलर ने पूछा, अभी थोड़े दिन पहले सीएम हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि कोरोना के लक्षण अब बिल्कुल किसी को नजर नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा सिम्टम आया है जिसमें बिल्कुल लक्षण नहीं है। उनकी डेथ होने के बाद ये पता चलता है कि इसको पेशेंट को कोरोना था। तो उस चीज में प्रिकॉशंस मतलब कैसे नहीं, इस हिसाब से तो हर आदमी को टेस्ट कराने चाहिए फिर तो अपने। देखो, टेस्ट कराना देखो आइडियल सिचुएशन बिल्कुल सही। आइडियली हर किसी का टेस्ट होना चाहिए ताकि हम पता कर सके कौन है कौन नहीं है, पर आइडियल चीज कई बार प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए दिल्ली के अंदर आपने देखा हो जहां केसेस निकलते हैं तो रेड जोन में कहते हैं, तो ऑलमोस्ट 80 जोन को रेड जोन डिवाइड कह दिया गया जहां पे इन्हें ग्रुप 3 या उससे ज्यादा पेशेंट निकलते हैं, तो आप उसको कंटेन कर देते हैं। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। टेस्ट और बढ़ गए हैं, रैपिड टेस्ट भी आ गए हैं, सब मिला के टेस्ट किए जा रहे हैं। पॉसिबल और प्रैक्टिकल यही होता है कि सबको कर दें, पर कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बात इनकी सही है कि मैक्सिमम टेस्ट करने चाहिए, उसी से पता होता है। पर अभी टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट को पकड़ रहे हैं, उनकी ट्रेसिंग कर रहे हैं। ऐसे करके जो भी संभव है करने की कोशिश की जा रही है। जी, डॉक्टर ओमेंद्र सिंह, ये जानना चाहेंगे आप क्या मानते हैं, क्योंकि अब टेस्ट की सुविधा क्योंकि लोगों तक पहुंच चुकी है, जो सरकार के जरिए नहीं भी हो रहे टेस्ट, क्या जिन लोगों में जो लोग सक्षम हैं उन्हें क्या खुद ये टेस्ट कराना चाहिए? हाँ, टेस्ट जरूर कराना चाहिए। पर्टिकुलरली जो रिस्क कम्युनिटी है, जिनका कोई हेल्थ केयर से कांटेक्ट है, उनका तो अस्पताल में जैसे मैक्स हॉस्पिटल में सारे हेल्थ केयर वर्कर हैं, उनका टेस्ट हो रहा है। किसी को भी अगर संदेह है या हॉट जोन में रहते हैं या कोई कांटेक्ट हिस्ट्री है, उनको टेस्ट जरूर कराना चाहिए जी। और हेल्थ केयर में तो ये रूल हो गया है कि मैक्स हेल्थ केयर में सभी हेल्थ केयर वर्कर, चाहे वो नर्सेस हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन सबका टेस्ट होता है। इनफैक्ट जो भी पेशेंट अस्पताल में इस समय आता है, उनको जब तक कोविड टेस्ट नहीं होता है उनको दाखिल एडमिट नहीं किया जाता है। सारे पेशेंटों सभी लोगों का कोविड टेस्ट मैंडेटरी है हॉस्पिटल में, और कम्युनिटी में भी जहां तक पॉसिबल हो, क्योंकि अवेलेबिलिटी का इशू है। ज्यादातर लोगों को अगर पॉसिबल है तो स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कराना चाहिए। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर सिंह, और हमारे सभी दर्शकों को जो सवाल भी पूछ रहे थे और जो इस कार्यक्रम को देख रहे थे। आप सब सेफ रहें, हाथ धोते रहें, अपनी जिंदगी आपके खुद के हाथों में है, इसलिए उसका ख्याल